यूज कर रहे हैं बेटा? हमने पढ़ा अभी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यार इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बतानी है। क्या बतानी है? स्ट्रेंथ भी बतानी है। तो स्ट्रेंथ बताने के लिए किसी के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? इंटेंसिटी वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इंटेंसिटी। अब यार इंटेंसिटी मुझे चेक करनी है। ये एक चार्ज लिया मैंने जो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और दिखा दे रहा हूँ। जहाँ फील्ड खत्म हो जाती है उसे क्या कहता हूँ? इन्फिनिटी। बहुत अच्छे से पढ़ना ये टॉपिक, ठीक है। अब इसकी स्ट्रेंथ यहाँ लगोगी, यहाँ लगोगी, यहाँ लगोगी। मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ पी पॉइंट पर। तो मैंने कहा था कि मैं जब भी फील्ड चेक करूँगा या उसकी स्ट्रेंथ चेक करूँगा तो टेस्ट चार्ज रखूँगा पॉजिटिव। तो मैंने यहाँ क्या रख दिया बेटा? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। उस पर क्या लगेगा भाई? फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स किधर लगेगा बेटा? इन द डायरेक्शन ऑफ, अरे पहले तो वो छोड़ो, फोर्स कैसा लगेगा? रिपल्सिव लगेगा। लगेगा। अब मैं तुमसे एक बात कर रहा हूं कि क्यू नॉट पर कितना फोर्स लग रहा है? एफ लग रहा है। कितना लग रहा है? यूनिट पर कितना लगेगा? एफ अपॉन क्या? क्यू नॉट। इसको पता है क्या पढ़ते हो तुम? फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या हो गया? तो बेटा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या डिफाइन कर लिख सकता हूं? कैसे मेजर कर रहा हूं? फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। जैसे तुमने ना यार बहुत टी टाइम में कवर की गई डिस्टेंस क्या होती थी? एक्स होती थी। यूनिट टाइम में क्या होती थी? होती तो डिस्टेंस ही थी पर यूनिट टाइम, बट इट इज कॉल्ड व्हाट बेटा? स्पीड कहलाती। तो किसी भी क्वांटिटी की पर यूनिट टाइम को हम एक नया नेम दे देते हैं, एक नया क्वांटिटी क्या करते हैं? डिफाइन कर देते हैं। ठीक है। ऐसे ही भाई लग तो फोर्स ही रहा है, लेकिन जब वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर देखेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। समझ गया मेरी बात? ठीक है। तो क्या लिख दिया मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये आ गया। अब यार एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो जब वेक्टर है तो मैं उसकी डायरेक्शन चेक करूंगा। अब मैं डायरेक्शन पहले थोड़ा बता चुका हूं, लेकिन फिर एक बार बता दूं, मुझे कहीं पर भी पूरी फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर डायरेक्शन देखनी है, उस पॉइंट पर मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले जाकर रख दूंगा, चाहे वहां रखा हो नहीं रखा हो। बेटा अगर नहीं भी रखा है ना तो तुम खुद रख के देखना। ठीक है। तुम्हें शर्त यही है कि तुम्हें बताना पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से ही। ठीक है, रखा कोई भी हो। तो यहाँ तो इत्तेफाक है कि पहले से ही रखा है, तो और उस पर फोर्स भी दिख रहा है किधर लग रहा है। जिधर उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगता होगा बेटा वही क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या होगी? डायरेक्शन होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मैंने किससे बताई है? बाय प्लस क्यू नॉट। तो मैं लिख भी दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस टाइप की क्वांटिटी है? whose direction is same as that the force on exerted on positive pressure। खत्म बात? ठीक है। अब बहुत पहले से कॉन्सेप्ट चला आ रहा है जो अक्सर मैं यूज करता हूं, तो मैं अब ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? फिजिक्स में अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हों बेटा, अगर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्या इक्वल है, तो सिंपली तुम उसे ऐसे लिख दोगे, नो साइन विल बी यूज्ड। आप लिख दोगे A इक्वल्स टू V, दिस डिफाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल। ठीक है। अब मैं डायरेक्शन की अगर बात करूं तो मैं वेक्टर फॉर्म लिखूंगा। ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म लिखूंगा इसका मतलब ऐसे लिखूंगा। ठीक है। अब बात यह आई कि अगर मान लिया दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे A और C, लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम हो, तो ऐसे लिख दूंगा। लेकिन जब उन्हें वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा बेटा, किस में लिखूंगा? वेक्टर फॉर्म में, तो मैं उन्हें इक्वल नहीं लिख सकता। शर्त ये, अगर मान लिया उनकी डायरेक्शन भी सेम है तो मैं क्या लिख दूंगा, और डायरेक्शन अपोजिट है तो मैं इक्वल नहीं लिख सकता हूं। इक्वल, क्योंकि A इज नॉट इक्वल टू व्हाट? C। अब मैं क्या करूंगा, अगर C की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, क्या कर दूं? रिवर्स कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस। अब तुम देख रहे हो माइनस C किसकी इक्वल है? क्योंकि डायरेक्शन भी इक्वल हो चुकी है। तो मैं इसे लिखूंगा वेक्टर A इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर
सी। अब यहाँ लगाऊंगा बेटा मैं प्लस और यहाँ क्या लगाऊंगा माइनस, ठीक है। अब ये देखो यहाँ मैंने प्लस यूज किया, यहाँ क्या किया, पॉजिटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज अपोजिट टू वेक्टर सी। अब ये कॉन्सेप्ट हमेशा यूज होगा। यहाँ पर देख लो दो वेक्टर ही तो है बेटा, दोनों कैसे हैं सेम डायरेक्शन। अब मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो कोई मतलब नहीं है, साइन आता ही नहीं मैग्नीट्यूड में, ठीक है। अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट पता चल गया कि भाई साइन नहीं लिखते हम मैग्नीट्यूड में, ठीक है, साइन लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के डायरेक्शन बताने की। अब बेटा ये दोनों क्या है, LHS में और RHS में जो दोनों वेक्टर हैं उनकी डायरेक्शन सेम है, इसलिए क्या यूज करना, खत्म बात, क्लियर हो गया। अब इतना मैंने पढ़ लिया ये बेटा, मुझसे तुम कहोगे कि सर कोई एक ऐसा केस करके दिखाओ जिसमें ये दोनों अपोजिट हों, क्या हूँ, तो हम ऐसा केस करते हैं। चलो पहले हम देख ले रहे हैं, इससे क्या मैं फोर्स निकाल सकता हूँ बेटा, बोलो क्या होगा, Q0E, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड होगा। इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, प्लस क्या Q0। अब तो मेरी बात समझ रहे हो, मैंने तुम्हें क्या कोशिश की बताने की कि बेटा जब भी तुम क्या करोगे, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और उससे हम क्या निकाल चुके हैं फोर्स। अब उसे कैसे देखेंगे कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसमें बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई क्या रखा हो, चार्ज रखा हो, तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, उन दोनों का प्रोडक्ट Q ही। अब ये वर्ड बड़ा प्यारा सा है, तुम्हें ध्यान रखना है Q ही। जब भी मैं पूछूंगा कि अ फोर्स चार्ज ऑफ Q0 प्लेस्ड इन फील्ड E देन फोर्स विल बी Q, फोर्स विल बी, अगर वहाँ Q1 रखा है तो Q1 ही, Q2 रखा है तो Q2 ही, जो चार्ज रखा होगा उसका प्रोडक्ट कर दोगे फील्ड के साथ, क्लियर। अब अगर वो सेम डायरेक्शन में तो बीच में क्या लगा दोगे प्लस। यहाँ पर जो सोर्स चार्ज रखा बेटा वो वही रहने दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या रख दिया Q1, क्या रख दिया। अब ये बताओ इस पर फोर्स कितना लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। अब फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होगा, यहाँ जो चार्ज रखा है उससे क्या कर दो डिवाइड, जो चार्ज रखा वहाँ Q0 रखा था तो उसके अकॉर्डिंग फोर्स लग रहा था। जैसे 10 टॉफ़ी की कॉस्ट 10 रुपीज़ है तो 10/10 करके 1 की निकालोगे। मैं कह दूँ 20 टॉफ़ी, कॉस्ट भी तो ऑटोमेटिकली बढ़ गई, 20 की 20 हो गई तो 20/20 करके 1 आएगा ना। ऐसे ही बेटा जब ये फोर्स है मान लिया 10 न्यूटन 10 कूलाम पर 10/10 करके 1 आया, ये चार्ज बढ़ा दिया 20 कूलाम कर दिया तो क्या हो गया 20 न्यूटन हो जाएगा। भाई प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो 1 निकालने के लिए इससे ही तो डिवाइड करोगे, देन इट विल बी फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये कौन हो गया, निकालो अब इसका, इसकी डायरेक्शन बताओ फील्ड की पहले। अभी यहाँ पर मैंने टच चार्ज पॉजिटिव टच चार्ज तो रखा नहीं, तुम रखोगे, अब तुम उसको रख के मत दिखाओ, तुम खाली इमेजिन करो अगर तुमने पॉजिटिव टच चार्ज रखा होगा यहाँ तो वो इसे रेपेल करेगा, तो यही किसकी डायरेक्शन होगी फील्ड की। ये किससे बताई गई है, मैं लिख भी दे रहा हूँ साथ में प्लस Q0 से। अब तुम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखने चले तो तुमने देखा कि ये जो फोर्स लग रहा है Q1 पर वो तो फील्ड के अपोजिट है भाई, वो क्या है अपोजिट है, तो बीच में साइन कैसे आना चाहिए, आ गया खुद, समझ गए। अब देख रहे हो माइनस साइन या प्लस साइन कहाँ से अपीयर हो रहा है बेटा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है क्या। अब ये चीज़ जब तुम लिख लेते हो तो मैं तुमसे पूछता हूँ यार ऐसा करो, तुम जो हो मुझे फोर्स बता दो। अब तुम ऐसे पढ़ने लगो, इस फील्ड में ये चार्ज रखा है तो इस पर क्या निकाल दूँ, फोर्स निकाल दूँ, तो फोर्स इसी फॉर्मूले से तो निकालोगे बेटा। मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या लिखोगे, माइनस नहीं, ठीक है, और जब इस फॉर्म में लिखोगे माइनस है। मेरी बात क्लियर समझ आ गई तुम्हें, ठीक है। अब बेटा यही चीज़ें हैं बस। अब इसको हम क्या कर देंगे, एक अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करके आगे बढ़ जाएंगे। क्या हमें दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड में रखा हो अगर कोई तो फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज अगर फील्ड में रखा हो तो फोर्स क्या लगता है अपोजिट डायरेक्शन। इसको नोट की फॉर्म दे देंगे, क्या दे देंगे बेटा, नोट की फॉर्म, ठीक है।
क्या कह रही हैं आप? कहाँ जाना है? यही तो तुम्हें केस, अच्छा वो पढ़ा दो। अरे 5 मिनट लगेंगे, बैठे रहो। कितना टाइम हो गया देखो? तो 5:30 तक है ना क्लास। तुमने पढ़ा नहीं है केस? तो छोड़ो, तुमने पढ़ा नहीं, चले जाओ। हाँ भाई, केस 2 है बेटा। अब एक चीज़ सीख चुके हो तो उसे तो तुम 50 केस बना के दे दो ना हमें तो अपना इसको केस को प्रोसीड करना आता है। तो देखता हूँ, पहले तो ये बता दूँ तुम्हें क्या लिखा मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट। क्या दिख रहा है बेटा? देखो, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड अवे होती है हमेशा, एंड नेगेटिव किस तरफ हो? नेगेटिव अभी आया नहीं है, नेगेटिव बाद में आएगा, देख लेते हैं पहले नेगेटिव। चलो इसको भी देख लेना है, ठीक है। हमने पहले ये लाइन पढ़ ली है। फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज क्या है बेटा? इन द डायरेक्शन ऑफ, और नेगेटिव चार्ज पे क्या है? अपोजिट टू इट, ठीक है। ये तो फोर्स की बात हुई। अब फील्ड की बात बाद में कर लेंगे, पहले इसे देख रहे हैं। ये देखो यार, यहाँ पर ये फील्ड इंटेंसिटी देख रहे हो, ये कौन सा चार्ज है बेटा? सोर्स चार्ज, नेगेटिव, और वहाँ -q1 रखा है। फोर्स किधर लगेगा भाई? सिंपल रिपल्शन, लाइक चार्जेस हैं यार, तो रिपल कर रहा है, वो दिख रहा है फोर्स। फील्ड की डायरेक्शन बता दो जरा इस पॉइंट पर। सेम ऑपोजिट तो बात की बात है यार बेटा। ये बता, तो वहाँ पर क्या रखेगा? पहले पॉजिटिव टच चार्ज रखेगा। क्या रखेगा? अब तू पॉजिटिव टच चार्ज रखेगा, इत्तेफाक से वो भी इधर ही अट्रैक्ट होगा। वो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा इधर। तो ये किससे आ गई डायरेक्शन ऑफ फील्ड? फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी बेटा? ये हो गई। ये किससे बताइए? बाय, वो तो इधर अट्रैक्ट होता ना। अब तुम देखो दोनों की डायरेक्शन जरा अपोजिट है। तुम मैग्नीट्यूड लिखोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। E इक्वल टू क्या लिखोगे? एफ अपॉन कितना। लेकिन जब तुम वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा? माइनस, क्योंकि फोर्स और फील्ड कैसे हैं? अपोजिट। अब तुम चाहो तो फोर्स भी निकाल सकते हो। तो हमने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट। पिछली बार पॉजिटिव चार्ज से थी, हमेशा अवे थी, चाहे तुमने कोई भी चार्ज रखा, डजेंट मैटर। अच्छा तुमने ये सोचा, ये देखो इसमें भी अवे और इसमें भी अवे, ऐसा क्यों हुआ? फील्ड सेम क्यों रही? क्योंकि सोर्स चार्ज दोनों में सेम ही तो है, और वो फील्ड जो है वो सोर्स चार्ज का ही तो इफेक्ट है, वो थोड़ी ना बदला हमने, ठीक है। अब यहाँ देखो नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड किधर हो गई? तो ये लाइन हमारी वैलिड हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट, while ड्यू टू नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स। क्लियर हो गई? इसको कुछ कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलते हैं सीधा। अब वो हमसे पूछ लेंगे क्वेश्चन। बताओ भाई क्वेश्चन जरा सॉल्व करके। उन्होंने कहा बेटा प्रोटॉन प्लेस्ड एट पॉइंट ए पे रखा। प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है बच्चे बताओ? सबको पता है भाई? ये प्रोटॉन भी दिखा भी दे रहा हूँ कैसा है ये। प्लस क्यू लिख लूँ इसको, मैं बाद में लिख दूंगा प्लस, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज फील्ड किधर है बेटा? फोर्स किधर लगता है पॉजिटिव चार्ज पर? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। क्या लिखते हो तुम? तो ये तो आंसर आ गया तुम्हारा। पहला आंसर क्या हो गया? अगर मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं तो पहला आंसर क्या हो जाता है बेटा? बोलो। एफ इक्वल टू क्या? क्यू ई। प्लस प्लस मत रखो, मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहा। तो इसका मतलब क्या? प्लस, इस पर चार्ज कितना होता है प्रॉब्लम में? ई की वैल्यू दी है, देखो जरा किस पॉइंट पर निकाल रहे हो? ए पर। कितनी दी है फील्ड की वैल्यू ए पॉइंट पर? 40 न्यूटन पर कूलम। तो यार चार्ज तो पता होता है ना, इनटू कितना? एक जीरो यहाँ शामिल कर दो, एक इससे कर दो, 4 पॉइंट क्या हो गया? 10 टू पावर कितना बेटा? न्यूटन। आंसर आ गया। पहला आंसर तो आसान था। अब वो पूछ ले किधर है फोर्स की डायरेक्शन, तो इन द डायरेक्शन ऑफ ई। किसकी डायरेक्शन में? तो एफ जो है वो किसकी डायरेक्शन में? इन डायरेक्शन ऑफ ई। दूसरा पार्ट करो बेटा। उनका इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट पॉइंट पी, वो कैसा चार्ज है? वो नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज पर बेटा फोर्स किधर लगता है? अब मैंने तो इलेक्ट्रॉन लिया, कोई और भी ले सकते थे। अपोजिट टू द फील्ड, जबकि फील्ड किधर है बेटा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड।
बट फोर्स ऑन दिस अपोजिट टू द फील्ड। तो एफ बी जो होगा अगर मैं बात करूं तो माइनस क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो मैं एफ बी लिख दूं यहाँ। अब मुझे तो मैग्नीट्यूड चाहिए भाई, क्या चाहिए, तो मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए बी पॉइंट पर फोर्स का, तो मैं तो क्यू ही लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और फील्ड एट पॉइंट बी। अब ई बी मुझे बता दो कितनी होगी, ये तो पता है तुम्हें बेटा, ई बी की वैल्यू बताओ कितनी, आपसे नहीं पूछा है। आंसर तो आ जाएगा अगर ई बी पता चल जाए। क्या दिया है हमें, ए पॉइंट पे फील्ड दी है, बी पे दी नहीं है, तो हमें भाई जाहिर सी बात है जब डायरेक्ट गिवन नहीं होती है तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है जिसकी मदद से हम निकाल पाते हैं। तो देखो क्वेश्चन में पढ़ के कुछ दिया है ऐसा कुछ, बताओ 20। देखो बी पॉइंट पर बेटा ऐसा कुछ नहीं होता जो तुम नहीं बता पाओ। बी पॉइंट पर उन्होंने बोला कि जो सेपरेशन है वो डबल है, और यहाँ पर क्या है, सिंग, मतलब उसका आधा है यहाँ पर बी पर और यहाँ डबल है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या है भाई, ज़्यादा पास हो रही है उस एरिया से, और यहाँ पर उसकी आधी पास हो रही है, तो फील्ड भी क्या रह जाएगी, आधी, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया भी तो डिपेंड करता है। तो फील्ड एट पॉइंट बी इज ना बेटा ई बी, दिस इज इक्वल्स टू वॉट, ई ए बाय, और ये 40 थी अपॉन 2 कितनी हो गई, 20 हो गई। तो मैं यहाँ प्लेस कर दूंगा यार, ई की वैल्यू क्या रख दूंगा, बोलो बेटा 1.6 इंटू 10 टू पावर इंटू कितना, 1 0 इधर इंक्लूड कर ले रहे हैं, ये कितना हो गया 3.2 है ना, इंटू 10 टू पावर क्या 18 न्यूटन। ठीक है, तो देख रहे हो तुम सारे क्वेश्चन निकल कर तो वहीं से आ रहे हैं। अब वो डायरेक्शन पूछ लेते तो अपोजिट टू द क्या लिख देते, फील्ड। ठीक है, अब बताओ अगर हम कॉन्सेप्ट्स को हैंडल ना करें तो हमसे तो छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं, सेपरेशन डबल, सेपरेशन डबल। अगर मान लिया मैं ज़्यादा की बात ना करूं, मैं तुम्हें सिर्फ इतने ही सेपरेशन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सेपरेशन कितना है, यहाँ पर अगर मान लिया तुम्हें वो लाइन दिख रही है 4, कितनी दिख रही है, यहाँ पर सेपरेशन उतनी से कितनी दिखेंगी 2, कितनी दिखेंगी आधी, तो मैग्नीट्यूड भी क्या रह गया, आधा रह गया। भाई हमने ये तो डिसाइड किया था नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंटेंसिटी। तो जहाँ से क्या है ज़्यादा पास हो रही थी वहाँ पर स्ट्रॉन्ग थी फील्ड, जहाँ कम पास हो रही थी वहाँ पर वीक थी। अब रिलेशन कैसे किया कि वहाँ पर जो नंबर ऑफ लाइन्स है वहाँ 4, यहाँ कितनी होंगी उतने स्पेस से 2, सेपरेशन डबल हो गया ना, तो 2 रह गई। ठीक है, अब 2 रह गई तो फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या रह गया, जस्ट आधा। तो यहाँ क्या होगा कि भाई हम किसी ड्रॉप को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। किसकी मदद से किया था पिछली बार, दूसरी ड्रॉप की मदद से, कूलम फोर्स लगाया था। इस बार ये ड्रॉप है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, क्या है बेटा, अब मैं किसकी मदद से इसको होल्ड करना चाह रहा हूँ, फोर्स की मदद से करूँगा। वेट किधर लगेगा, अब वेट नीचे लगेगा, मुझे फोर्स किधर लगाना चाहिए, अपवर्ड्स, किधर लगाना चाहिए, अब फोर्स अपवर्ड लगाना चाहिए। तो वो फोर्स अब या तो कूलम फोर्स लगाऊं कि एक ड्रॉप रख के, नहीं है तो मैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे रहा हूँ। किस में रख दे रहा हूँ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम मुझे बताओ किधर होनी चाहिए, डाउनवर्ड अपवर्ड। अब ये देखो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, तुम्हें एप्लीकेशन आना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, फील्ड के अपोजिट। तो मैं अगर फील्ड डाउनवर्ड करूंगा तभी तो फोर्स ऊपर लगेगा, और मुझे फोर्स को ऊपर लगाना ही है क्योंकि मुझे इस वेट को क्या करना है बेटा, बैलेंस करना। तो पहला कंडीशन तो वो पूछ लेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोल दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, बोलो डाउनवर्ड बोल दो, क्या बोल दो, डाउनवर्ड। सो जो फोर्स होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसा लगेगा, अपवर्ड। अब फोर्स होगा कितना,
तुमने पढ़ा है F इक्वल टू क्या होगा बेटा, QE होगा। मैंने कहा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज रखा हो तो उस पर फोर्स कितना लगता है, QE। लग गया। अब ये किसको बैलेंस कर रहा है बेटा, QE इक्वल्स टू क्या हो गया, mg। ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें वो तुमसे क्या पूछ लेते हैं डायरेक्ट, किसी बुक में दिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, mg अपॉन क्या, q। मास दिया होगा, g दिया होगा और q दिया होगा। ठीक है। ये अदर क्वेश्चंस जैसे दिए होते हैं, लेकिन हमें ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया। हमें क्या दिया, देखो एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब चार्ज अननोन दे दिया। तो 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब मुझे Q इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, बोलो बेटा, Q इक्वल टू हो गया 12E माइनस का। ठीक है, चार्ज पता चल गया। फिर वो कह रहा है रिमेन अंडर इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, अब तो फील्ड भी दे दी। ठीक है। इन मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट छोड़ो भी, द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज इतनी गिवन है, तो डेंसिटी कितनी गिवन है बेटा, 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तुम ग्राम को कन्वर्ट करो 10 टू पावर क्या लिखोगे बेटा, -3। सेंटीमीटर को क्यूब को कन्वर्ट करोगे 10 टू पावर कितना, -2। 1 सेंटीमीटर को 10 टू पावर -2 मीटर होता है, -3 बाहर है, कितना हो जाएगा, ऊपर जाकर ये क्या बन जाएगा, 10 टू पावर +3। तो इसका मतलब ये यूनिट क्या हो गई, 10 टू पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर हो गई, नहीं हो गई बात। ठीक है। अब मुझे चार्ज भी पता चल गया। वो मुझसे बोल क्या रहे हैं बेटा, वो मुझसे बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। जब मैंने इसे अप्लाई करना शुरू किया तो या तो मुझे मास गिवन होता, मास गिवन नहीं है, तो मैंने कहा था जब मास गिवन नहीं होगा डेंसिटी गिवन होगी, तो वॉल्यूम इनटू क्या लगाओगे, डेंसिटी। और वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लगाते हो मास को, तो बच्चे वो होता है वॉल्यूम कैसी है, ड्रॉप स्पेरिकल है, कैसी है, तो वॉल्यूम तो ये हो गया, इनटू डेंसिटी मास की प्लेस पे रख दिया, इनटू जी। ठीक है। और Q इक्वल टू क्या हो गया बेटा, कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन। अब मुझसे E पूछा होता तो मैं वैल्यूज रख देता, मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है E, क्या पूछा है, मुझसे पूछा है R, तो मैं R को छोड़कर बाकी सब इधर उधर ले जाऊंगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब मैं करूंगा तो मैं 12E है ना, क्या रखूंगा 12E, देखो ये चला गया। अच्छा 3B क्या आ जाएगा, इधर ही आ जाएगा, तो कितना लिख लोगे तुम, बोलो। मुझे यहाँ छोड़ना क्या है, बस ये देख लो, मुझे यहाँ छोड़ना है बेटा, R³ लिख ले रहा हूँ, ये इधर चला जाएगा, 12 3 जा क्या 4 1 जा 9 आ जाएगा। तो बेटा क्या हो जाएगा ये 9E, 9, एक तो कैपिटल ही है और एक क्या है, ये तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट आ गया, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में कुछ आएगा, एक तो आएगा पाई रो जी, क्या आएगा पाई रो जी, सारी वैल्यूज मुझे नोन है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा 9 और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो कितनी है बेटा, 2.55 इंटू कितना 10 टू पावर 4, इस डेंसिटी को ऊपर लिख देना है हमें। 10 टू पावर कितना है, और देखो ये 10 टू पावर 4 हो गया, हाँ E हो गया 10 टू पावर 4। अब उसके बाद बताओ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10 टू पावर कितना -19, डिनोमिनेटर में 3.14। ठीक है, वो भी रख सकते हो, कैलकुलेशन और कॉम्प्लिकेटेड होगी ना, डिवीजन में आ गया, ये लिख दिया। अब उसके बाद रो कितना है 1.26 इंटू 10 टू पावर 3 आया था ना kg पर मीटर क्यूब में, और इसको लिख लोगे 10। अब ये तो R की वैल्यू आएगी कुछ सॉल्व होकर, अब उसका क्यूब रूट लेना 1/3, क्या लेना है 1/3। तो जब क्यूब रूट लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 9.81 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर। क्यूब रूट ऐसा दिया जाएगा तो तुम आसानी से निकाल पाओ, जैसे 927 का क्यूब रूट क्या होता है 3, उस टाइप से। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। हाँ, कि कोई चार्ज से जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं किसी पॉइंट P पर, तो वहाँ पर जो टेस्ट चार्ज रखते हैं बच्चे, टेस्ट चार्ज पे क्या रखता है
फोर्स लगता है। मान लिया ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, ठीक है, r डिस्टेंस। तुमने ये डेफिनेशन जो लिखी वो क्या लिखी थी, E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्या, क्यों ना, ठीक है। अब मैं इस फोर्स की वैल्यू नहीं लिख सकता वहाँ से, वो फोर्स क्या है भाई, कूलम फोर्स ही तो है, के क्यू नॉट अपॉन कितना। जब मैं यहाँ प्लेस करूँगा एफ को तो वो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये जो फील्ड इंटेंसिटी है इसका फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, देखो इसकी वैल्यू रख लो चाहे तो, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर ओवर कितना, क्यू नॉट, कैंसिल होकर क्या आ गया, के क्यू बाय क्या, आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके टर्म में आ गई, सोर्स चार्ज के टर्म, ठीक है। पिछली बार जो आई थी वो किसके टर्म में, वो चार्ज जो उस पॉइंट पर प्लेस होता था। अब ये जो यहाँ पर ये चार्ज आ रहा है वो कौन सा चार्ज है, ये, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, सोर्स चार्ज, ठीक है। अब मैंने कल तुम्हें एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि भाई पोजीशन वेक्टर, मैं चाहूँ तो इसकी वेक्टर फॉर्म भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या था कि मैं जिसकी पोजीशन बताता हूँ उस पॉइंट पर मैं एरो लगाता हूँ, रेफरेंस जिसके रेस्पेक्ट में बताता हूँ। तो मैंने कहाँ एरो लगा दिया बेटा, मैंने यहाँ एरो लगा, ठीक है। जब मैंने यहाँ एरो लगाया तुम एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर, ये वाली होगी नहीं होगी, क्यों होगी भाई, जिधर क्या लग रहा होता है, फोर्स लग रहा होता है, वही किसकी डायरेक्शन होती है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, किसी के भी केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा यही होती है, जहाँ पर भी फाइंड करना है वहाँ पर पॉजिटिव टच चार्ज रख दो। तो मैंने इस पॉइंट पर पूछा तो यहाँ पॉजिटिव टच चार्ज दिख रहा है, फोर्स दिख रहा है, वही डायरेक्शन होगी कदम। अब मैं इससे क्या कर रहा हूँ, ये तो तुमने नॉर्मल इसके मैग्नीट्यूड उसका स्टडी कर लिया, मैं कहूँ उसकी वेक्टर फॉर्म बताओ, क्या बताओ, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करो। क्या पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करते हो भाई, कितनी चीजें होती हैं उसके पास, एक खुद मैग्नीट्यूड। अब उसको लिखने का तरीका बहुत है, तुम क्या लिखते थे, तुम लिखते जैसे मान लिया ये पॉइंट ओ पर रखा होता तो पी ओ, ठीक है, इसको क्या लिखते हैं आर पी ओ, और इसको भी क्या लिखते हैं आर पी ओ का कैप, ये तो तरीका बताया था मैंने तुम्हें, ठीक है। अगर इस पॉइंट को ओ बोल देता तब, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, जब हम डिफरेंस तब करते हैं ना जब बहुत सारे लोग हों, तभी तो डिफ्रेंशिएट करते हो। लेकिन अगर मान लो एक जंगल में एक ही राजा है तो फिर उससे डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं, राजा कह दो बहुत है, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैं मान लिया, मैं कहता हूँ कि भाई अगर बॉलीवुड की बात की जाए, मैं कह दूँ भाई, भाई का मतलब कौन हुआ, ठीक है। ऐसे ही अगर फिजिक्स टीचर की बरेली में बात की जाए तो क्या नाम लिया जाएगा, शारिक सर। तो नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या कह दिया जाए, एक अच्छा फिजिक्स टीचर, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे इसमें गलत भी नहीं है कुछ, ठीक है। तो अब बात आई कि हम 1-2 या 2-1 तब लिखते हैं बच्चे जब चार्जेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। अभी मैं फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस जैसे ही लाऊंगा मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ जाएगा, फिर मैं Q1 पर Q1 की वजह से फील्ड P पर देखूंगा तो P1 लिखूंगा, P पर 2 की वजह से देखूंगा P2 लिखूंगा। अभी डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो अकेला ही तो चार्ज है भाई, वही जनरेट कर रहा है, तो क्या ज़रूरत पड़ी है, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अच्छा अब तुम इसको डिफाइन कर सकते हो, क्यों भाई, इसको डिफाइन कर सकते हो, देखो व्हाट इज दिस, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। इसको क्या मान ले रहे हैं हम, जहाँ सोर्स चार्ज रखा है पॉइंट O, ठीक है, लिखना ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आर कैप इज व्हाट, आर कैप को क्या लिखूंगा बेटा मैं, यूनिट वेक्टर, आर अपॉन कितना, आर ही तो लिख दूंगा, बात क्लियर होगी। दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ Q2, दिख रहा है तुम्हें, है ना, ठीक है। अब बताओ, ये तो मैग्नीट्यूड पार्ट है, तुम इसे वेक्टर बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो भाई, तो वेक्टर कैसे बनाओगे, बस एक ही तो तरीका है, क्या लगाना है, यूनिट वेक्टर जो उसकी डायरेक्शन बताता हो। अब उसकी डायरेक्शन बताने वाला यहाँ खुद का तो है नहीं उसका यूनिट वेक्टर, उसका अपना है कोई नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, ऊपर वाला होता है, ठीक है।
तो उसने बना ना कि वो कहते हैं कि भाई दुनिया में तुम जा रहे हो तो सारी जिम्मेदारी उसकी है। तो वैसे ही देखो इसमें क्या है भाई, ये जो है इसका अपना यूनिट वेक्टर नहीं है, आप इसका यूज़ कर लो, बस शर्त यह है कि वो भी किधर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हो। देखो ना क्यू से क्यू नॉट ही तो की है, तो वही डायरेक्शन किसकी है, फील्ड की। तो आप यहाँ पर यूनिट वेक्टर यूज़ कर लो, क्या दिक्कत है भाई, कौन सा बदला क्या, पिछली फ्रेमिंग यहाँ सर्व कर दी बस, अब पीछे नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से आ जाएगा। अब इसकी जगह तुम नहीं रख सकते इसकी वैल्यू बेटा, बोलो कि क्यू अपॉन क्या, आर अपॉन क्या रखते, ये तो आर स्क्वायर था और यहाँ पर आ रहा था, इसकी वैल्यू रख रहे थे। अब यहाँ से क्यू बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, क्यू बन जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, क्यू। देखो बिल्कुल पीछे ही जैसा सिनेरियो चल रहा है, नहीं चल रहा है। अब बताओ इसमें कोई लर्न करने वाली बात, अगर समझाए तो एक चीज़ है। अब फिजिक्स में की यही तो खासियत है, एक के साथ एक फ्री। कूलम फोर्स में आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वही कॉपी पेस्ट कर रहे हो अगर समझ लिया तो। अब बताओ क्लियर हुआ, तुमने शायद थोड़ा सा कम क्लिक करता होगा, परसों नहीं आई थी, ठीक है, कुछ नहीं। देखो ये एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर बनाना आता है, कल मैंने जो सिखाया था। ये एक वेक्टर है और मुझे उसकी डायरेक्शन बतानी है, तो मैं यही तो लिखूंगा। मैं कह दूं ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो मैं क्या लिख दूंगा भाई, मुझे तो एक ऐसा पोजीशन वेक्टर चाहिए बस जो उसकी डायरेक्शन बताए, कोई भी हो, डजेंट मैटर, ठीक है। अब मैं कह दूं एक वेक्टर भी है इधर, तो वैसे तुम क्या लिखते हैं, बी क्या लिखते भाई, वो इसकी डायरेक्शन में तो है, तो चाहो तो क्या लिख दो। तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ डायरेक्शन बढ़ाना। अब कोई किसी और का यूनिट वेक्टर कहीं पर है तो वो पेस्ट कर दो, और अगर वो कह दें एक्स एक्सिस का लूँगा तो क्या पेस्ट कर दो। वही कहानी है, फील्ड को वेक्टर बनाना था, उसका अपना पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर था नहीं, तो इसका तो था। अब ये देखो दोनों क्या है, इसकी भी वही डायरेक्शन है जो फील्ड की है, तो दोनों के लिए यूनिट वेक्टर ये यूज़ कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है तुम क्या कर लेते हो, चीटिंग। काम क्या, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कॉपी करना है ना भाई, ठीक है। चलो अब क्लियर हुआ, ठीक है। देखो एक बार ये चीज़ें जब सीख जाते हैं ना तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाता है। वीडियो और देखना उसकी एक बार, कूलम लॉ की कर दी अपलोड, आज की ये सुबह। शॉर्ट में, अच्छा हाँ, एक्चुअली शॉर्ट में जूम नहीं, ये यूट्यूब का फ्रेमिंग है। यूट्यूब क्या करता है, ये पूरी वीडियो नहीं उठाता है, वो क्या कर देता है, कट कर देता है इतना प्यार। अब अगर तुम्हें शॉर्ट वीडियो डालना है यूट्यूब पर तो तुम्हें स्पेशली उसका एक पोर्शन असाइन करके इतना इसी में रहना है, आपको इस पोर्शन में रहना है, तब आप यूट्यूब पर शो हो पाओगे। हाँ, अब तुम उसमें क्या है ना कि दो वो नहीं कर सकते, वो करेक्ट वही वाली वीडियो मेरी फेसबुक पे पड़ी है और उस पर इंस्टा पे, तो उसमें बिल्कुल वो पूरा बोर्ड दिख रहा है। अब वही है, उसको हम फ्रेमिंग नहीं बदल सकते। हो गई, अब चलो आगे। अब देखो हमने जो पढ़ा ना, क्वेश्चन बिल्कुल वही आएगा, ठीक है। 20 से वो उठाएंगे बस उसी चीज़ों को, और कुछ नहीं करेंगे। अब देखो उन्होंने क्या कर दिया, हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था, ठीक है भाई। जाहिर सी बात है, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी, एक से जब ज़्यादा वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगी कहीं पर भी, तो उनका वेक्टर एडिशन किया जाएगा, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो फील्ड हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब देखो तुम ज़रा, ये कौन है भाई, अब ये तुम खुद लिख सकते हो। अगर मैं तुमसे पूछूंगा, देखो एक पॉइंट P है, इस पर कोई चार्ज क्या जनरेट कर रहा है, फील्ड जनरेट कर रहा है। अब फील्ड कैसे चेक करोगे, यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा भाई, ठीक है। जब वो इधर फोर्स लगाएगा तो यही किसकी डायरेक्शन हो गई बेटा, इलेक्ट्रिक। अब सुन लो ज़रा, मैं Q1 बोल गया, अभी मैं तुमसे क्या बोलूँगा पता है, Q2। अब मुझे यहाँ पर डिफरेंस करना पड़ेगा। मैंने कहा था ना कि वहाँ ज़रूरत नहीं थी जहाँ पर एक ही चार्ज था, तो मैं इसे क्या लिखूँगा, P पर किसके वजह से एक फील्ड आ गई, फिर मैं किसके वजह से लिखूँगा, P पर 2 के वजह से। मेरी मजबूरी बन गई, क्योंकि मुझे डिफरेंस नहीं करूँगा कैसे बताऊँगा। अब तुम देख रहे हो दो वेक्टर हैं, बस खत्म बात, वही कॉन्सेप्ट है, वही सब कुछ है। इवन मैं तो क्वेश्चन भी शुरू के सेम लेता हूँ ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, आगे तो वो खुद ही कर लेगा, ठीक है।
तो तुमने उन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब समझते हो, अलग अलग, एक Q1 अलग है, Q2 अलग है। ये वर्ड मैं इसलिए तुम्हें यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि आगे मैं कंटिन्यूस वर्ड यूज़ करूँगा। कंटिन्यूस मतलब पूरे वायर पे चार्ज है, पूरी शीट पर चार्ज है, तो उसमें और इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। तो बेटा ये तो डिस्क्रीट चार्ज होगा ये दोनों, ठीक है, एक इसके वजह से भी फील्ड इधर होगी, इसके वजह से फील्ड इधर होगी। तो उन्होंने क्या बोला, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। इसका मतलब वेक्टर सम क्या, जो फील्ड निकाल रहे हो वो जितनी भी फील्ड एग्जिस्ट कर रही हैं सबका क्या होगा। तुमने वहाँ फोर्स नहीं किया था बेटा, किया था ना, फोर्स में भी तो ये किया था, वेक्टर सम सबका। अब बात क्या आती है, देखो अगर वहाँ शायद जब क्लास नहीं की थी तुम बिल्कुल इसको भी वैसे ही उसको भी इसी की तरह प्रोसीड करना। अब इसकी वैल्यू रखनी है कि Q1 डिस्टेंस क्या बोल दे रहा हूँ R1, ये क्या बोल दे रहा हूँ R2, तो K Q1 ओवर कितना R1 स्क्वायर। अब मैं कहूँगा मुझे तो वेक्टर रखना है, तो तुम इसको क्या बना दोगे, कौन सा वेक्टर, पोजीशन है इसका। भाई पोजीशन तो किसी की भी बता सकते हो, मेथड थोड़ी ना चेंज करोगे। तो इसे क्या लिखोगे पोजीशन वेक्टर को, इसको भी, इसके पास कितनी चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मतलब यूनिट वेक्टर। इसके पास भी कितनी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर यूनिट वेक्टर चाहिए ना जो उसकी डायरेक्शन को बताए। ये P1 जो है वो किधर बता रहा है, इधर। यूनिट वेक्टर किसका है, इसका पोजीशन वेक्टर का, जो कि इधर डायरेक्शन में है। यही डायरेक्शन किसकी है, तो इसके लिए भी इसका यूज़ कर लो ना, ठीक है। तो RP1 क्या था, यूनिट वेक्टर था जो जिसकी डायरेक्शन Q1 से किधर थी बेटा, P की तरफ थी, क्या थी, P के, Q मिट किया था। बात क्लियर हुई। तो मैंने यहाँ क्या यूज़ कर लिया, प्लस फिर किसके लिए 2 ओवर कितना R2 का क्या स्क्वायर, क्या लिखोगे RP2 का, प्लस क्या लिखोगे। अब चाहो तो तुम इसकी वैल्यू रख लो, तो ये क्या हो जाएगा, K बोलो Q1 अपॉन कितना RP1 लिख लो ना, RP2, RP1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा P1 अपॉन कितना, तो ये क्यूब नहीं हो जाएगा। तो हम इसे चाहें तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, क्यूब से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्यूब लगा देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, पोजीशन वेक्टर की टर्म में। फिर क्या K और कितना RP2 का क्यूब RP2। बताओ कोई दिक्कत आई क्या। तो अगर एक चीज़ समझ कर पड़ी गई है तो दूसरी जगह हम उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आसानी से। अब यार दो वेक्टर को ऐड करने के लिए तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी यूज़ करते थे, लेकिन उससे हम उसकी मदद से मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते थे। तो यहाँ भी कर लेंगे भाई, ठीक है। देखो हमने यही तो बोला कि भाई ये कौन है Q1 और ये दूसरा चार्ज है Q2, एंड दोनों ने फील्ड क्या की हुई है जनरेट। इसकी फील्ड को क्या बोला है हमने और इसकी फील्ड को क्या बोला है ई फील्ड, ठीक है। अब ये जो है देखो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा सकते हैं। इन दोनों को क्या करोगे बेटा, पैरेलल शिफ्ट। तो ये डायगोनल क्या देगा तुम्हें इन दोनों का, यही तो होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आता है या वो भी लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। ये उन दोनों के बीच क्या है बच्चे, थीटा। अब तुमसे कहा जाएगा कि भाई तुम मैग्नीट्यूड, पहले तो तुम बोले सुपरपोजिशन से कि ये जो फील्ड होगी रिजल्टेंट फील्ड, वो जितनी भी फील्ड है सबका कौन सा सम होगी। अब उसके बाद तुम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जब लगाते हो तो क्या अप्लाई करते हो, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस क्या भाई थीटा, यही तो यूज करते हो, ठीक है। अब मैंने ये समझा दिया कि भाई लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कैसे अप्लाई करेंगे। अब इस पर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन कर सकते हैं भाई। वो कहेंगे फाइंड द रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस।
चार्जेस कौन से ये दिख रहे हैं, ठीक है। ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, तो मैं लिख दे रहा हूँ फाइंड रिजल्टेंट फील्ड एट क्या पॉइंट P, ठीक है, इन गिवन डायग्राम्स लिख नहीं रहे हैं, सब अंडरस्टूड। तो बेटा यहाँ पर जब तुम फाइंड करोगे तो मैं प्रीवियस जैसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने कूलम लॉ में भी यही कराया था। इसको मैंने बोल दिया मान लिया 16 कूलम और इसको क्या बोल दिया 9 कूलम। तो फील्ड फाइंड करनी है। अब तुम्हें EP1 EP2 तो कोई भी निकाल लेगा भाई, मैग्नीट्यूड EP1 निकालो के Q1 है ना 16 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है 4 का स्क्वायर कितना आ गया। ऐसे ही क्या निकालोगे P2 के क्या बोलो 9 ओवर कितना, ये भी क्या, ये तो तुम्हें पता चल गया। EP1 भी पता चल गया, EP2 भी। तुमने रखा K प्लस कितना 2 के कॉस कितना लगाऊं 90। अब ये वर्ड क्यों आया तुम्हारे सामने, क्योंकि तुमने पढ़ा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी जैसे पढ़ता है बच्चा उसको वो खुद बोलने लगता है, ठीक है, लेकिन उसे समझा तो हो। अब मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं, उन्होंने एक फॉर्मूला लिखाया, एक क्वेश्चन कराया, वो कुछ नहीं होता, कितना रट लेगा बच्चा, ठीक है, आएगा बदल के कुछ। तो तुमने कैसे पता करा कि, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की क्या है भाई 5 का स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के क्या है, तो इसका मतलब बिगर साइड के सामने का एंगल क्या होगा 90 होगा, ठीक है। तो थीटा भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है 90 हो गया, वर्टिकली अपोजिट है। तो ये cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0 होती है। √2 के आ गया नहीं आ गया, और k की वैल्यू तुम जानते हो 9 × 10⁹, यहाँ से √2 लिख दें, और √2 की चाहो तो वैल्यू लिख देना 1.41। तो इसकी यूनिट क्या होती है आंसर। अब वो इस क्वेश्चन को कैसे देंगे, मॉडिफाइड करके दें, क्या करके देंगे मॉडिफाइड। अब मॉडिफाइड जब मैं करूँगा तो भाई जाहिर सी बात है डायग्राम ही तो बदलूंगा बेटा, क्या बदलूंगा डायग्राम। अब मैं तुम्हारे सामने डायग्राम बदल रहा हूँ, ठीक है, हाँ वो सब भेजूंगा, वो तो तुम्हें लिखना ही है, अगर तुमने आज नहीं लिखा फिर ख़त्म ही है, समझे। अब तुम ये ज़रा डायग्राम देखो, मैं तुम्हें यहीं से क्वेश्चन क्या कर दूंगा, पहले तो मैं आसान बना रहा हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अगर तुम क्वेश्चन की बात करो तो वही है लगभग, क्या है भाई वही है। चलो मैं ओरिएंटेशन भी वही दे दे रहा हूँ, वैसे तो वो ओरिएंटेशन क्या कर सकते हैं बच्चों चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम ओरिएंटेशन वही रखो, सीधा दिख रही लाइन, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया क्या दिया क्वेश्चन, इस पॉइंट पर फील्ड मैंने बोल दिया, ये Q1 कितना था बेटा 16 था, Q2 कितना था 9 था। अभी कर रहा हूँ, अच्छा लाइट पड़ रही है, अच्छा अब आ जाएगा। चलो ये पॉइंट क्या है P है, ये पॉइंट क्या है भाई Q1, यहाँ पर चार्ज रखा है Q2, Q1 इज 9, कितना है अभी मैं बता रहा हूँ, P पॉइंट 3 लिया था ना बच्चों, थ्री मीटर। फिर तो आँखों में क्या चलने लगती कैलकुलेशन। तुमने देखा मैंने अभी जो, हाँ मैंने अभी मैंने यही इमेजिन किया कि मुझे इक्वल लेना है, ठीक है। अब मैंने कभी क्वेश्चन किया होगा 1 आध साल पहले, उसकी कैलकुलेशंस को मैंने इमेजिन करके ही तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम्हें आसानी हो। अब मैं ये कह दूँ यार क्वेश्चन प्रीवियस ही है लगभग, सिर्फ डायमेंशन बदली और डायमेंशन में ही खेल जाएगा बच्चा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट पर रखा बेटा
ये कौन मिल गई, P पर किसके, और इस पर फील्ड EP2। अब वही कहानी है, तुम निकाल कर देखो EP1 कितना आएगा, KQ1 कितना 3 का क्या K आया, और यही कौन होगा EP2। अब एंगल चाहिए, ये क्या चाहिए, आंसर आ जाएगा। पिछली बार तो डायरेक्ट एंगल था भाई, पिछली बार क्या था, डायरेक्ट एंगल था कि पहले क्या बन रहा था, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये बन नहीं रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, समझ गए। अब बात ये आती है कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, लेकिन मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल की 2 डायमेंशन दी। अब मैं तुम्हें थोड़ी हेल्प कर दे रहा हूँ, इससे मैं थीटा नहीं निकाल सकता अभी भी। अगर ये इक्विलेटरल होता तब बता देता थीटा, आइसोसेलेस होते तब बता देता मैं, ठीक है। लेकिन अब मैं कैसे फाइंड करूं और मैं यहाँ तक पहुँचूं, मेरा तो भाई रिजल्टेंट फोर्स यही होगा बच्चों, K², क्यों बेटा, P1² प्लस P2² प्लस कितना 2 EP1 EP2 और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू। अगर मैं ये एंगल फाइंड कर लेता हूँ आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम भी वही बन रहा है, पैरेललोग्राम भी क्या बन रहा है बेटा, वही बन रहा है। तो ये हमारी रिजल्टेंट फील्ड होगी। अब हमें ये बतानी है, तो तुम थीटा मुझे बता दो, मैं तुम्हें आंसर लिख दूंगा 1 मिनट में। एक पार्ट होता है जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है, ठीक है। अब मान लिया हम उससे निकल गए, उभर गए, तो पता चला मैथमेटिक्स वाले पार्ट पर अटक जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ओवरकम करती हैं प्रैक्टिस से। हम जितने क्वेश्चन करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना परफेक्शन आएगा। अब यार देखो ना, राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं बन रहा, इक्विलेटरल भी नहीं बनना। अगर इक्विलेटरल होता तो ये 60 हो जाता सारी साइड्स, तो मेरे व्यू आया होगा कि हाँ यार ये 60 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हुआ, जब ये सिचुएशन नहीं है तो तुमने देखा यार कुछ तो मिल ही रहा है, हमें आगे बढ़ते जाना है। क्या करते जाना है, तो हमें सबसे पहले क्या मिला, हम ये फाइंड कर सकते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूज। भाई बेस कहाँ से आ गया, तो हमने नया फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। अब मुझे चलो साइन थीटा, अब मुझे थीटा नहीं मिल रहा, एंगल ही नहीं पता है, तो मैं एंगल नहीं फाइंड करने के चक्कर में रहूँगा, मुझे अपनी कैलकुलेशन चाहिए। तो मुझे ये पता है कि जब साइन थीटा मिल जाता है तो मैं इसकी मदद से कॉस थीटा की डायरेक्ट वैल्यू नोन कर सकता हूँ, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा के टर्म्स। हाँ, तो आगे ही तो पहुँचना ज़रूरी था, साइन थीटा तो कोई बात नहीं। तो भाई कॉस 2 थीटा मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब यार बात आती है कितनी, बेटा ये बाय वाले जो है ना, उनको ये फॉर्मूला पता नहीं होता है, तो वो क्या करेंगे, उस फॉर्मूले को याद कर लेंगे जो आया। कॉस का ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का भी याद होना चाहिए वैसे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या होता है, इस इंटू 2 कितना आया भाई, 1/9 हो जाएगा। 9 एलसीएम लोगे 7 क्या आ जाएगा, सॉल्व। देखो साइन थीटा 1/3 है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। अब मैं साइन थीटा की वैल्यू से क्या निकाल सकता हूँ, प्लेस कर दूँ ना साइन थीटा 1/9, बाकी तो मैथ क्या है, सॉल्व करना है सिर्फ। 9 एलसीएम लेकर 9 - 2 7 अपॉन क्या आ गया, क्लियर। कभी कभी क्या होता है ना, कॉस थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं जो हम इनिशियल बेस पर लिखाते हैं सब। अब यार सारी वैल्यूज नोन है तुम्हें बच्चों, 2k² और ये भी 2k², 2k² यहाँ से और यहाँ से क्या ले लो कॉमन, तो जब 2k² कॉमन लोगे अंदर क्या बचेगा 1, ठीक है, इतनी कीजिए। और ये 2k² कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या है, ये 7 क्या है कॉस 2 थीटा 9। अब कुछ नहीं भाई, k को बाहर ले लो चाहो तो, √2, ये क्या हो गया 9 और 1 7 क्या होता है 16, 16 अपॉन क्या हो गया 9। अब तुम सोचो, दिस इज 9 इंटू कितना है ना, ये 4 और ये क्या 3 और ये क्या √2, 3 क्या हो गया 3 तो 9 12 हो गया। 12 को चाहो तो क्या कर लेना, √2 की वैल्यू रख देना, 10⁹ न्यूटन पर, क्लियर। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मॉडिफाई कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा, मुझे इससे सॉल्यूशन करना है और मैं एंगल निकालने के लिए क्या हूँ, असमर्थ हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि भाई cos 2 थीटा डायरेक्ट निकाल लूँ। अब वो मुझे पता है ना, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई किसकी जगह पर क्या रखना है, कैसे वैल्यूज़ को लाना है, यही पढ़ाई कहलाती है,
अगर ये तुम्हें आ जाए तो तुम्हें क्या ज़रूरत है क्लास अटेंड करने की। अब इसको रिटेन करना दूसरा आर्ट होती है जो प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो बस यही है, कहानी कुछ ऐसी नहीं है जो हमें ना आए। अब सुनो ज़रा, मैंने क्या बोला, अब कॉमन क्वेश्चन को उठा रहे हैं। देखो अब तुमने कूलम लॉ नहीं भी पढ़ा तो तुम्हें समझ आएंगी चीज़ें। तुम्हें इसकी मदद से देखो कूलम लॉ पढ़ सकते हो। ये दो चार्जेस हैं, एक चार्ज मैंने क्या लिया बच्चे, और दूसरा लिया मैंने 16 कूलम। पिछली बार अभी जो तुमने क्वेश्चन मुझसे पूछा था उसमें मैंने क्या किया था पता है, क्यू लिया था और दूसरा 4Q लिया था। तो ये भी तो वही कहानी है, ये इसके 4 टाइम्स है नहीं है। पिछली बार जनरल ले लिया था। डिस्टेंस कितनी ले ली मैंने, मुझसे कह रहे हैं कि वो पोजीशन फाइंड करो जहाँ पर फील्ड 0 है। तो मैंने एक पॉइंट P ले लिया, मुझे अननोन पॉइंट है और उसकी डिस्टेंस मैंने क्या ले ली बच्चों, x ले ली। अब ये क्या हो जाएगा, अब तुम्हें पता है इस पॉइंट पर फील्ड 0 करनी है, फील्ड अपोजिट होनी चाहिए। पहले फोर्स कैंसिल करके 0 लाना था तो वो इक्वल और अपोजिट होने चाहिए थे, यहाँ भी अब इक्वल अपोजिट। तो भाई यहाँ पर फील्ड 0 करने के लिए बच्चे यहाँ पर क्या रखोगे, इसके वजह से फील्ड किधर होगी, 1 के वजह से ना P पर, क्यों भाई, 2 की वजह से किधर होगी, अपोजिट हो गई। इसका मतलब एक दूसरे को कैंसिल करने की एबिलिटी रखती हैं, बशर्ते ये दोनों इक्वल हों। हमसे बोल दिया कि फील्ड क्या है, ऑलरेडी क्या बोल दिया, 0 है। तो इसका मतलब दो जो फील्ड एग्जिस्ट कर रही है वो इक्वल और क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। रख के लेके चल सकता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं जानता हूँ ना, K कितनी भाई, Q1 कितना है 4 अपॉन पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है x का स्क्वायर, इधर K 16 3 माइनस, सॉल्व करूँगा ना मैं, ठीक है। 4 आ गया, रूट लूँगा यहाँ, पिछली बार भी रूट लिया था भाई। 2 बाय कितना, यहाँ क्या आएगा 1/x, क्या आएगा 1/x, यहाँ क्या आएगा भाई 2 3 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो क्या होगा 3 माइनस x इक्वल टू कितना आ गया, फ्रॉम कहाँ से, मतलब ये पॉइंट नियर टू अ चार्ज ऑफ क्या है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड है ना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि तुमने देखा कि ये 4K था, ये क्या था 16K, ये तो पहले से ही ज़्यादा थी फील्ड। तो मुझे इसे क्या करना था, इसको कम करना था, तो इसे ज़्यादा दूरी पे, इससे पॉइंट ज़्यादा दूरी पे लेना था, इससे क्या कर लेना था, इसके पास लेना था। इसीलिए x की वैल्यू क्या आई है, देखो 1 मीटर आई है, ठीक है। तो ये लॉजिकली लेकर चलते हैं, समझे, वरना हम पॉइंट तो कहीं भी ले सकते हैं। अब फिर वही आएगी बात, ये तो पहला केस हो गया, मैंने इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में किया है, केस क्या 1 बनाकर, ठीक है। अब केस 2, केस क्या 2, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने पहले लाइक चार्जेस लिए थे, इस बार बेटा क्या ले लिए। अब अगर तुम्हें बेस में गलती नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम सीख चुके हो, मैं जो जो पूछूंगा मुझे बताते जाओगे। ये इधर क्या ले लिया और इधर क्या ले लिया। अब क्या पॉइंट बीच में 0 हो सकता है फील्ड, तुम रख के देख लो, इसके वजह से फील्ड किधर होगी, इधर, उसकी वजह से भी किधर होगी, सेम डायरेक्शन में कैंसिल हो ही नहीं सकती। तो तुम्हें पॉइंट किधर लेना चाहिए, उस साइड या इस साइड, आउटसाइड, आउटसाइड में भी किधर, स्मॉलर मैग्नीट्यूड। अब बताओ तुम गलती करोगे क्या, ठीक है। और जब बच्चे को पता ही नहीं होगा, उसका बेस नहीं बना होगा, तो वो तो 100% गलती करेगा, ठीक है। तो जितना हाँ, जिधर स्मॉल मैग्नीट्यूड, वो कॉन्सेप्ट तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड का है ना भाई, ठीक है। अब तुमने इस पॉइंट पर देखा टेस्ट चार्ज रखकर, इसके वजह से फील्ड किधर आई भाई, नाम क्या दे दिया, उसके वजह से किधर आई फील्ड, एक साइड होता तब 0 ही नहीं होती कभी। अब देखो ये भी आर्ट है, आप कितना किस लेवल पे खेल रहे हो। आपको पता है वो दोनों पहले से ही क्या इक्वल हैं, दो चार्जेस इक्वल हैं, और आउटसाइड पॉइंट अगर तुम लोगे तो आउटसाइड पॉइंट ले ही नहीं सकते तुम। देखो मिड में तब भी 0 नहीं होगी। चलो इसको अभी डिस्कस करते हैं। तो इन दोनों को इक्वेट करता हूँ मैं क्या लेकर, ये ले, ये 3 मीटर है पहले से ही डिस्टेंस,
तो बेटा ये तो 3 होगी। अब मुझे चाहिए कहाँ से, चार्जेस के बीच की दूरी, तो इसको क्या ले लूँगा, अब मैं वैल्यूज़ ही तो रखूँगा, तो मैं वैल्यूज़ रखूँगा तो मैं क्या लिख दूँगा, EP1 इज इक्वल्स टू व्हाट, EP2। EP1 इज K Q1 अपॉन डिस्टेंस, K 16 अपॉन डिस्टेंस, बोलो रूट। ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो 1 बाय क्या, x इक्वल टू बेटा कितना, 2 बाय कितना 3 प्लस एक्स, एक्स इक्वल टू कितना आएगा पता है, 3 मीटर। कितना आएगा, सॉल्व करो, 3 प्लस एक्स 2x, ठीक है, 2x x को उधर ले जाना, 3 आएगा, नियर टू अ चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। अब सुनो ज़रा, मैं तुम्हारे केस की बात करता हूँ, केस 3 कुछ ऐसा ले लेता हूँ, Q1 इज 4 एंड Q2 इज माइनस और प्लस। अगर मैं Q2 माइनस लूँगा देन बेटा अगर मैं यहाँ पॉइंट लूँगा तो इसके वजह से भी फील्ड, इसके वजह से भी 3 आएगी, नेट फील्ड 0 हो ही नहीं सकती। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह सकते हैं, नेट फील्ड निकालो, नेट फील्ड निकालो, तो तुम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस रख के इस पॉइंट पर फील्ड 2 होंगी और दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर, भाई दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल 0 हो गया, चलो निकाल दे रहे हैं। कितनी दूरी थी, तो इसका मतलब हुआ कि यार इसको r मान लो, ठीक है, तो ये r/2 हो गई बेटा, ये भी क्या हो गई, p पर 1 के वजह से और p पर, अब फॉर्मूला तो वही √a² + b² + 2ab cos थीटा, बट हमने क्या बोला है कि जब भी दो फील्ड सेम डायरेक्शन में हो एंगल क्या रख दो, 0, और डायरेक्ट a + b लगा दो। क्या लगा रहे हैं बताओ गरिमा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हो गरिमा बेटा, √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है, थीटा 0 पर क्या, cos 0 की वैल्यू 1, a + b का होल स्क्वायर, रूट कैंसिल, थीटा 180 होता है तो क्या लगाते हैं, नहीं पढ़ा है ना, तो पूछो, देखो यही तो है। अब इसको मैंने बताया था इसलिए लॉ पैराग्राम भी सीख ही लो तुम। ये होता है r, ये एंगल क्या है, ये दो वेक्टर्स हैं, आपका फॉर्मूला क्या है बेटा, प्लस 2ab cos थीटा। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने बिल्कुल ही क्या 11th को उड़ा दिया है हवा में। अब थीटा कितना हो, 0, cos 0 की वैल्यू क्या होगी, cos 0 की वैल्यू बेटा +1, यहाँ 1 रखूँगा इसके जगह, बताओ फॉर्मूला क्या निकलेगा, √a + b का होल स्क्वायर। भाई cos थीटा की जगह तो 1 रख सकता हूँ ना, क्या बन जाएगा, मतलब हमने पर्टिकुलर केसेस डेवलप कर लिए और कुछ नहीं किया है। थीटा 180 cos 180 की वैल्यू -1, यहाँ क्या रख दूँ अगर, तो यहाँ माइनस आएगा, a - b का होल स्क्वायर, मतलब a, तो ये दोनों केसेस डायरेक्ट कभी भी एप्लीकेशन में आ सकते हैं। अब अननेसेसरी एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम जैसे जैसे अपना सीनियरिटी लेवल हासिल करते जाते हैं, कि जैसे 11 से 12th में स्विच किए, ठीक है, 12th के बाद अगर मान लिया कॉम्पिटिशन में स्विच किए, तो ये चीज़ें हमें डायरेक्ट बन जाती हैं अप्रोचेस, क्योंकि इतने बार हमने प्रैक्टिस की होती है। अब लॉजिक क्या है, जब हमने प्रैक्टिस ही नहीं की तो भी कहाँ से बनेंगी, बात ये है। तो इसका मतलब है जब भी 0 होगा तो a + b लिख दूंगा, है यही फॉर्मूला बच्चे, पर्टिकुलर केसेस है यार। तो यहाँ पर मेरी फील्ड देखो, दोनों क्या है, दो वेक्टर ही तो हैं, सेम डायरेक्शन में ही तो हैं, तो मैं डायरेक्ट कौन सा पार्ट लगा दूँ इसका, ये वाला, तो मैंने a + b लिख दिया। ठीक है, अब समझ लेना कि तुम जब यहाँ से पढ़ लिए, मैंने बता दिया है पूरी फिजिक्स की 12th की क्लास की फिजिक्स में, जनरल केस में ये लगाओ और 0 पर क्या लगाओगे, ये वाला 180 पे क्या लगाओ। बस ये ध्यान रखना, ग्रेटर माइनस क्या करते हैं, बोलो स्मॉलर करते हैं, क्या करते हो, ग्रेटर माइनस स्मॉलर करते हो। बात क्लियर हो गई तुम्हें। और भी तुम स्मार्टनेस दिखा सकते हो, अगर थीटा क्या हो 90 हो तो क्या लगाओगे, √a² प्लस, और यही लगाना 90 पे, फॉर्मूला मत लिखते रहना फालतू में, ये टाइम वेस्टिंग चीज़ें होती हैं। तो अब बताओ ये P1 EP2 क्या लिखते हो भाई, K Q1 इज अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस इज r/2 ले लो ना, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा 2 टाइम, दोनों इक्वल हैं यार, क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो तुम अगर प्लस लिखोगे भी उसके बाद 2 टाइम्स लिख तो सकते हो यार, क्या लिख सकते हो उसे,
ये क्या आया भाई के 4 अपॉन कितना 2 का क्या, ये 2 टाइम्स आ गया, ठीक है तो 2 लिख लो। ये क्या आ गया के आ गया 4 लिख लो। इसको सॉल्व करो, 4 ऊपर जाएगा और अपॉन में क्या होगा, आर कितना है 3 है, आर कितना है 4 4 16 2 बोलो 32 के अपॉन आर स्क्वायर, मतलब 3 का 9 हो गया, 9 इसमें आएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया क्लियर। क्या कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, दोनों को पॉजिटिव दे देंगे। अब बताओ कितनी आएगी फील्ड 0, इसके वजह से इधर हो जाएगी, उसके वजह से इधर, और इक्वल तो यहीं कैंसिल कर देंगे। तो बहुत सारा यस उस पॉइंट पी पर। अब तुम सोचोगे कि अनलाइक चार्जेस है, क्या मैं पॉइंट इधर ले सकता हूँ आउटसाइड द चार्जेस, लेकिन साथ में क्या शर्त थी, नियर टू अ चार्ज ऑफ, अब तो यहाँ स्मॉलर है ही नहीं, तो अब किधर लोगे चार्ज, आउटसाइड नहीं ले सकते। पता है क्यों, क्योंकि तुम आउटसाइड लोगे तो दोनों तो पहले से ही इक्वल हैं। अगर मान लिया EP1 को लिखते तुम क्या लिखते और EP2, अभी यहाँ ये मत लिखो EP2, तो जब वैल्यूज़ रखते के Q1, यहाँ क्या लिखते के, अब तो ये तो इक्वल है ना, तो तुम उन्हें कैसे किसी भी डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब तुम यहाँ रखोगे तो जाहिर सी बात है इससे कम से डिवाइड करो, और ये ज़्यादा से, तो ये तो कभी अनइक्वल, वो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। तो फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे 0 नहीं होती, जब चार्जेस कैसे होते हैं इक्वल।